नमस्कार दोस्तों। आप देख रहे होंगे दुनिया भर में बवाल मचा हुआ है। ब्रिटेन में जबरदस्त आंदोलन चल रहा है जो कि कभी भी दंगों में बदल सकता है। फ्रांस में तो सरकार गिरते-गिरते बची है। बांग्लादेश में कांड हो चुका है। नेपाल की सरकार फरार है। जापान के पीएम ने रोते-रोते इस्तीफा दिया है। ऐसा एक नहीं बल्कि अलग देशों में आग लगी हुई है और आप कभी भी नहीं चाहेंगे कि ऐसी आग हमारे यहाँ पे भी लगे। दोस्तों, यह आग लगी है आंदोलनों के चलते। एक उदाहरण देखिए, आरक्षण के नाम पे बांग्लादेश में आंदोलन शुरू हुआ। वहां पे सरकार गिर गई, वहां पे सरकार बदल गई। चलो, बदली तो बदली, पर देश को क्या फायदा हुआ? बिल्कुल नहीं। दोस्तों, आज की तारीख में बांग्लादेश, जिसकी जीडीपी कोरोना काल में एशिया में सबसे ज्यादा थी, आज वो देश कटोरा लेके घूम रहा है। इस आंदोलन के चलते उनकी इंडस्ट्री बर्बाद हो गई है, देश की प्रॉपर्टी जल के राख हो गई है और कट्टरवादियों का बोलबाला हो गया है। आज इनको भीख मांगने की नौबत आ गई है। एक साल में ये देश अर्श से फर्श पे आ गया है। किसने किया है ये? किसने करवाया है ये सब बातें छोड़ दीजिए, पर देश तो बर्बाद हो चुका ना। और वो भी एक बेकार के मुद्दे पे। अब जब देश ही भिखारी बन गया है तो अब ये लोग आरक्षण लेके क्या करेंगे? वैसे इन कार्रवाइयों के पीछे किसका हाथ होता है वो हमको सबको पता है। अब हमारे देश में भी ऐसे ही कुछ तत्व है जो कि बराबर उसी समय और वही चीजें करते हैं जो डीप डीप स्टेट चाहता है और देश के अहित में होती है। ये कोई संयोग नहीं है दोस्तों, असलियत सबको पता है। ऊपर से कुछ गद्दार हरामखोर नेता जो कि आग में घी डाल के आग को और भड़काने का प्रयास करते रहते हैं। मुझे तो उन लोगों पे गुस्सा आता है जो लोग इनको वोट देते हैं और इनका समर्थन करते हैं। वो लोग या तो बिल्कुल ही मूर्ख होंगे जिनको सच्चाई दिखाई नहीं देती, या फिर इन नेताओं की ही बिरादरी के होंगे। यह हाल की ही घटना है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आवारा कुत्ते जो है उनको शेल्टर होम में भेज दिया जाए क्योंकि ये इंसानों के लिए खतरा बन चुके हैं। अब इस निर्णय के खिलाफ आंदोलन शुरू हो गया और आंदोलनकारियों की मांग क्या थी पता है? वो कह रहे थे कि इन कुत्तों को वापस सड़क पे छोड़ दो। और आपको आश्चर्य होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने इन आंदोलनकारियों की बात मान ली है। अब इसके बाद महाराष्ट्र में मराठा आंदोलन शुरू हो गया। इस आंदोलन के प्रमुख जरंगे पाटिल साहब भूख हड़ताल पे बैठ गए, आमरण उपोषण के लिए बैठ गए। 3 दिनों के बाद डॉक्टर आके इनको सलाइन चढ़ा रहा है। अरे भाई, अगर सलाइन ही लगवानी है तो उपोषण करने की क्या जरूरत है? अगर ऐसे सलाइन लगवा के उपोषण करते रहेंगे तो 4-5 साल तक तो आप मर नहीं सकते। हमने देखे हैं ना कोमा वाले पेशेंट, कितने सालों तक जिंदा रहते हैं सलाइनों के ऊपर। अब भाई तुमको आमरण उपोषण करना है तो सलाइन लगवाने का क्या जरूरत है? फिर ढोंग करने की क्या जरूरत है तुमको? और 3 ही दिन में ये लोग बिस्तर पकड़ लेते हैं, ऐसा मुंह बना लेते हैं, ऐसी एक्टिंग करते हैं कि बस अभी मरने ही वाले हो। और एक तरफ हमारे मोदी जी है जो हर साल नवरात्रि में 9 दिनों तक उपवास करते हैं बिना कुछ खाए, सिर्फ नींबू पानी पीकर। और हम लोगों को पता भी नहीं चलता कि वो उपवास कर रहे हैं और वो पहले की तरह दिन रात अपना काम भी करते रहते हैं। और एक तरफ हमारे ये भाई है। वैसे इन भाई ने पिछले साल भी एक बार आमरण उपोषण किया था। उसका क्या हुआ पता नहीं, अब इस बार फिर जिंदा है आमरण उपोषण करने के लिए। अच्छा, अब ये जरांगे साहब मांग कर रहे हैं सरकार से। ये कह रहे हैं कि हम मराठा जो उच्च वर्णीय है, हमें ओबीसी समझा जाए, हमें पिछड़ी जाति में गिना जाए। मतलब आज तक जो हम अगड़ी जाति में गिने जाते थे, अब हमको निचली जाति में गिना जाए और उसके आधार पे हमें आरक्षण दे दिया जाए। मतलब सीधी बात है कि हमारी जाति गिरा के हमें नौकरी दे दो। फिलहाल सरकार ने इनको कुछ आश्वासन देके शांत कर दिया है। लेकिन दोस्तों, क्या आपने आज तक कभी भी किसी को भी भूख हड़ताल में मरते हुए देखा है? नहीं ना। वैसे हमारे गांधी जी भी साल में 2-3 बार आमरण उपोषण करते थे, लेकिन वो मरते कभी नहीं थे। आखिर परेशान होके गोडसे जी ने उन्हें गोली दे दी, तब जाके उनका काम बना। अब इधर लद्दाख में सोनम वांगचुक, जो कि 100% डीप स्टेट का पिट्ठू है, उसने आंदोलन शुरू कर दिया। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, इन सबको न्याय पाने के लिए आंदोलन ही करना है तो ये कोर्ट क्या हमने पंछियों को डराने के लिए बनाया है क्या? अरे भाई, आपको कोई शिकायत है तो कोर्ट जाओ, कोई मांग है तो अर्जी दो। मगर नहीं, भाई लोग तो सीधा आंदोलन करने के लिए निकल पड़ते हैं और कोर्ट हमारी आवारा कुत्तों का सो मोटो लेके बैठ जाती है। यहाँ क्या आग लगी है उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा। वास्तविक अदालत को इन लोगों को बुलाकर पूछना चाहिए कि भाई तुम्हें शिकायत है तो हमारे पास आओ, कुछ मांग है तो सरकार को अर्जी दो, सुनवाई ना हो तो हमारे पास आओ। क्योंकि ये कोर्ट नहीं जा रहे हैं मतलब ये दिखा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट किसी काम का नहीं है, इससे कुछ नहीं हो पाएगा। अब ये तो कोर्ट पे अविश्वास दिखा रहे हैं
उसका अपमान कर रहे हैं। वैसे वो लोग भी सोचते होंगे कहाँ सुप्रीम कोर्ट में जाना, उनके पास सालों से पड़े हुए मामले को तो निपटारा नहीं हो पा रहा, हमारा मामला क्या खाक सुलझेगा। वैसे आखिर बात क्या है, इनको फैसले देने में सालों क्यों लग जाते हैं। अगर समय कम पड़ता है तो छुट्टियां बंद कर दो, कानून आड़े आते हैं सरकार से बोल के उनमें सुधार करवा लो। अगर बेकार के मामले पड़े हुए हैं तो उनमें समय बर्बाद मत करो, जो इम्पोर्टेंट मामले है उस पर ध्यान दो। 1 साल या 2 साल तक ठीक है, मगर 15-20 साल क्या होता है भाई। इतना समय अगर निर्णय पे पहुंचने में मैं लगाऊं और इतनी पेंडिंग फाइलें मेरे ऑफिस में जमा करके रखूं, तो ऑफिस वाले मुझे ही नहीं, मेरे आने वाली 7 पीढ़ियों तक को ब्लैकलिस्ट कर देंगे, मेरे नाम के लोगों को भी काम पे नहीं रखेंगे। देखिए, मैं मानता हूँ कि कानूनी कार्रवाई में देरी होती है, पर इतनी देरी होती होगी तो फिर इस कानून का क्या फायदा हमको। अब ये लोग सुप्रीम कोर्ट का बाधक बना के रखे हुए हैं और कोर्ट है कि आके खोलने को तैयार ही नहीं है। ये आंदोलनकारी लोग आम लोगों का जीना हराम करके रख देते हैं, रास्ते जाम करके रख देते हैं, आमदनी रोक देते हैं, दुकानों को फोड़ते हैं, गाड़ियों को तोड़ते हैं, जलाते हैं। उन आम आदमी के अधिकारों का कोर्ट को कुछ ख्याल नहीं है। आंदोलनकारियों का आंदोलन करने का हक कोर्ट को दिखाई देता है। हाँ, इन आंदोलनकारियों को नियंत्रण में लाने के लिए, इन्हें डराने के लिए अगर सरकार कोई कार्रवाई करती है तो कोर्ट तुरंत जाग जाता है। उसे उन आंदोलनकारियों के हक याद आ जाते हैं और सारे कानून याद आ जाते हैं। यह सरकार से कहने आ जाता है ये कार्रवाई मत करो, इसको रोक दो, वो कार्रवाई मत करो, उसको रोक दो। अरे, क्या आपने इन दंगों को रोकने के लिए खुद कुछ किया है? आम लोगों को हो रहे नुकसान को बचाने के लिए कुछ किया है? इन लोगों को दहशत दिखाने के लिए आपने कुछ किया है? नहीं। उल्टा आप ऐसी हरकतें कर रहे हैं जिससे उन लोगों को प्रोत्साहन मिले जो ये दंगे कर रहे हैं और उन लोगों के हाथ बांधना चाहते हैं जो इन दंगाइयों का इलाज कर रहे हैं। आपसे आवारा कुत्ते तो हटवा ही नहीं गए, दंगाइयों को हटाना तो दूर की बात है। इससे क्या हो रहा है कि लोगों का आप पर से विश्वास उठ रहा है, उन्हें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आप उनके खिलाफ है। अभी तो ये लोग सिर्फ कार्रवाई के डर से आपको सम्मान देते हैं, पर कब तक। सच्चाई को आप आंखें मूंद कर अनदेखा नहीं कर सकते। मुझे बताइए, अगर मैंने अपने खेत में आग लगाई और आग फैल गई और उससे बाजू वाले के खेत जल गए, तो कानून सजा किसे देगा? मुझे ही देगा ना, क्योंकि उस आग को जो मैंने लगाई है उसको सीमित रखना, नियंत्रित रखना, ये मेरी जिम्मेदारी थी। अब नुकसान हुआ है तो मुझे भरना पड़ेगा। इसी तरह से जब कोई आंदोलन या मोर्चे की कॉल देता है तो उस आंदोलन में अगर कोई नुकसान होता है तो उसकी जिम्मेदारी भी उसकी होनी चाहिए ना। लेकिन नहीं, वो सज्जन तो कहता है ये तो कोई शरारती तत्व थे, बाहर से आए थे, उनका और हमारा कोई संबंध नहीं, ये उनका क्या धरा है। अरे भाई, तो इन तत्वों को रोकने की जिम्मेदारी किसकी है? तो वो कहेगा नहीं, ये तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है, ये तो सरकार की देखे, पुलिस की जिम्मेदारी है ये। मतलब भाई, आंदोलन तुम करो और उसके लिए सरकार और पुलिस तुम्हारे नौकर बन के ये सब काम करे। सीधी बात है भाई। ये जब आंदोलन की परमिशन लेने आते हैं तो उसी समय उनसे एक लिस्ट ले लो, कितने आदमी आंदोलन कर रहे हैं, उन सब के नाम, पते, कांटेक्ट नंबर, आधार कार्ड नंबर सब ले लो। अब इनको सड़क से दूर एक मैदान दे दो जहाँ पे भूख हड़ताल करे, दही हांडी खेले, भजन करे या ट्रैक्टर की रेस लगाए। नहीं भाई, ये मजाक नहीं है। आपने अभी महाराष्ट्र का आंदोलन देखा था, उसमें क्या क्या हरकतें हुई थी देखी थी आपने? मतलब बिस्लेरी के पानी से नहा रहे थे, रेलवे स्टेशन पे दही हांडी खेल रहे थे, कहीं भजन कर रहे थे रास्ता रोक के, एक जगह पे रास्ता रोक के वहां पे दंड बैठे के लगा रहे थे। ऐसी ऐसी हरकतें कर रहे थे आंदोलन के नाम पे कि उन्होंने पूरा मजाक बना के रख दिया था आंदोलन का। अब होना ये चाहिए कि आंदोलनकारियों का पूरा ब्यौरा लेके उनको पुलिस द्वारा आईडी कार्ड दी जाए, जिसे कि ये गले में पहन के रखेंगे। मोर्चा निकालना है तो एक लाइन में एक के पीछे एक लोग जाएंगे, ऐसा मोर्चा निकालेंगे ताकि रहदारी को और रास्ते पे चलने वाले जनता को कोई तकलीफ परेशानी न हो। देखिए, 5-10 हजार आंदोलनकारियों के मोर्चे के अधिकार के लिए आप लाखों लोगों को असुविधा कर रहे हैं, तोड़फोड़ आगजनी में उनका नुकसान हो रहा है। अब इतना सीधा हिसाब अगर आपको समझ नहीं आता तो फिर हमें ही समझाना पड़ रहा है। अब आंदोलनकारियों में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्सा कहीं निकालना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों से ये आह्वान है कि निर्जीव वाहनों पे गुस्सा न निकाले, वो अखाड़े में जाए, वहां पुलिस और सेना के जवानों को बुला के उनके साथ कुश्ती खेल के अपनी जो खुजली है उसको शांत कर ले। इसके ऊपर भी अगर कोई नुकसान होता है तो जिम्मेदार वह व्यक्ति होना चाहिए जिसने आंदोलन शुरू किया था। और अगर ये सब चीज आपसे पाली नहीं जा रही है
तो आप अपना आंदोलन का जज्बा लेके अकेले आए और भूख हड़ताल या मोर्चा करें, या फिर उतने ही लोग लेके आए जिनको कि आप नियंत्रित कर सकते हैं। क्यों आपकी आंदोलन की ख्वाहिश के लिए हम कुर्बानी दें? क्यों हम बेवजह की तकलीफ सहे? अब दूसरी बात ये है कि ये सब आंदोलनकारी अर्नव गोस्वामी के स्टाइल में बोलते हैं। वो बोलते हैं ना, पूछता है भारत। अब भाई वो कुछ देश हित में ही बोल रहा होता है, पर सवाल खुद का होता है और कहते ये है कि पूछता है भारत। बिल्कुल वैसे ही ये लोग बोलते हैं किसानों को ये बिल नहीं चाहिए, मराठों को आरक्षण चाहिए। मतलब ये जो पूरे किसानों के 2% भी नहीं होते, पूरे मराठाओं के 1% भी नहीं होते, ये वहां आके सरकार पे दबाव बना के उनसे वो चीज करवा लेते हैं जो चीजें शायद दूसरों को चाहिए नहीं होती है। ये जबरदस्ती हमारे प्रतिनिधि बन जाते हैं। इनको किसने उन किसानों या जनता का प्रतिनिधित्व दिया है? किसने इनको ये प्रमाण पत्र दिया है? फिर आप कहेंगे कि ऐसा होता है तो दूसरी तरफ के लोग क्यों आंदोलन नहीं करते? तो भाइयों, इन आंदोलनों में बहुत पैसा लगता है। आपने देखा नहीं, शाहीन बाग में बिरयानी, किसान आंदोलन में महंगी शराबें, मराठा आंदोलन में बिस्लेरी से स्नान। इतना पैसा है किसके पास भाई? अब इन लोगों को कहीं से मिल जाता है। ये आंदोलनकारी आने जाने से लेकर खाने पीने तक का खर्चा करते हैं सब लोगों का। शाहीन बाग में तो हमने देखा था कि प्रति व्यक्ति 600 रुपये प्रतिदिन, वो भी खाने पीने के खर्चे के अलावा मिल रहे थे। अब आप सोच सकते हैं ये पैसा कहाँ से आता है? अब हमें कहाँ से इतना पैसा मिलेगा आंदोलन के लिए? सरकार को चाहिए कि ये सभी मुद्दे, जैसे कि यूसीसी, किसान कानून, आरक्षण या कोई और मुद्दा हो, उन पर सीधे ही चुनाव के समय जनमत लिया जाए, सार्वमत लिया जाए। ऐसा नहीं हो सकता कि ये 1-2% लोग जो आंदोलन करते हैं वो अपनी मांगे हमारे ऊपर थोप दें। मतलब उनको चाहिए, इसलिए वो मांगे सरकार से मांगेंगे और सरकार उनकी मांगे मान लेगी, और हमको नहीं चाहिए फिर भी हम पे जबरदस्ती थोप दी जाएंगी। आपको अगर आरक्षण चाहिए, राज्य का दर्जा चाहिए, यूसीसी चाहिए, नहीं चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो ऐसे सभी मुद्दों पर केवल चुनाव के समय ही निर्णय हो सकता है। मतदाता ही उसका फैसला कर सकते हैं और ये हक उनको ही है। तो सरकार को चाहिए कि आप ये जो मुद्दे हैं, जो मांगे हैं, उनका एक लिस्ट बना के इलेक्शन के समय वो लिस्ट जनता के सामने रख दे। अब जनता को उसमें से कौन से मुद्दे में क्या चाहिए वो जनता खुद ही तय करेगी, और उस वोटिंग के हिसाब से आप डिसाइड कीजिए कि आपको ये कानून बनाना है या नहीं बनाना है, रखना है या निकाल देना है। ठीक है? अब ये जो आंदोलनकारी है, ये जनता की तरफ से मुद्दे तो ला सकते हैं, लेकिन निर्णय तो जनता ही करेगी। तब तक इनको सिर्फ अर्जी देके बैठ जाना है। जब इलेक्शन आएगा तो जनता अपने आप लोकमत से उसका निर्णय हो जाएगा, और ऐसा होगा तो सरकार का विरोध भी नहीं होगा, और उस कानून के लिए, उस चीज के लिए सरकार पर आरोप भी नहीं लगेंगे, और आंदोलन करने का कोई कारण भी नहीं बनेगा, क्योंकि मांग तो चुनाव के समय ही पूरी होनी है। तब जाके ही सब उसका निर्णय होने वाला है, और वो निर्णय जनता करने वाली है। तो तब तक सबको चुप बैठना पड़ेगा, ना आंदोलन होगा ना तनाव बढ़ेगा। क्योंकि हमने देखा है कि किसान आंदोलन के लिए खालिस्तानी लोगों ने फंडिंग की थी। भाई वो पन्नू का खुलेआम बयान है, उसने 1600 करोड़ रुपए दिए थे। अब ये सोनम वांगचुक, इसका पाकिस्तान से कनेक्शन सामने आ रहा है। वो जावर सरस था, वो तो खुलेआम कह रहा था कि मैं 1000 करोड़ लगा रहा हूँ मोदी सरकार को गिराने के लिए। अब ऐसे नकली और देशद्रोही लोग आके हमारा जबरदस्ती का प्रतिनिधित्व करे तो हम कैसे स्वीकार करेंगे? एक वो किसान नेता टिकैत साहब है, जो पूरे देश के किसानों का नेता बने घूमते हैं। अब उनके गांव में उनके ही लोगों ने उनको इतने भी वोट नहीं दिए कि उनका डिपॉजिट बच जाए, उनकी जमानत बच जाए। जमानत भी नहीं बचा सके अपने गांव में, इतना इनको समर्थन है लोगों का, और ये किस मुंह से देश भर के किसानों की तरफ से बोलने का दम भरते हैं? मतलब बेशर्मी की भी हद होती है भाई। और ऐसे लोगों की मांगों को हमारी मांगों के रूप में कैसे प्रोजेक्ट किया जाता है और कैसे मान लिया जाता है? एक कानून लाना चाहिए जिससे कि ये सभी सही रास्ते पे आए। मुख्य न्यायाधीश गवई साहब, जो कि हमारे महाराष्ट्र से ही है, उनसे मैं पूरे आदर के साथ ये बात कहना चाहता हूँ कि वो कुछ ऐसा कानून लाए, संविधान को ऐसा मजबूत बनाए कि इन विघ्न संतोषी लोगों को ऐसी करतूतें करने का मौका ही न मिले। और मुझे पूरा यकीन है कि आप महाराष्ट्र का सर गर्व से जरूर ऊंचा करेंगे और दुनिया को दिखा देंगे कि आज तक किसी ने जो नहीं किया, मुख्य न्यायाधीश ने वो काम आपने करके दिखाया है। तो इसी के साथ आपकी विदा लेते हैं दोस्तों। जय हिंद, जय श्री राम।